नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो जापान की रिक्वायरमेंट हम लोगों ने शेयर की है, ये काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया, लाइव सेशन में भी अच्छा आया और जो क्वायरीज हैं उसके हिसाब से भी, चूंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आगे चलकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत डीपली एंड रेगुलर बेस पर काम करते रहना होगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट काफ़ी शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जापान जो कि पहले एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ समय पहले, मतलब लास्ट ईयर ही सिंगापुर को पहला नंबर पासपोर्ट का था। ये लास्ट ईयर आया, लेकिन उससे पहले जापान का पासपोर्ट भी नंबर 1 हुआ करता था। आज की डेट में नंबर 2 पासपोर्ट है। जापान और सिंगापुर का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। जापान में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सिंगापुर में है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंगापुर में ई वीज़ा होता है, मतलब ई पेपर वीज़ा होता है, लेकिन जापान में स्टैंपिंग वाला वीज़ा होता है। और इसके अलावा जापान में जो रिक्वायरमेंट होती है, जापानीज की रिक्वायरमेंट होती है कई प्रोफाइल्स में। लगभग इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन 50% से ज़्यादा, 60% ज़्यादा कंपनीज प्रीफर करती हैं कि उनके पास में जो एम्प्लॉय आए वो जापानीज बोलने वाला होना चाहिए। डिसिप्लिन के मामले में ये लोग दोनों ही काफ़ी पार्टिकुलर हैं। कोई भी काम होता है बहुत ही फास्ट होता है, चीज़ों को टाइमली करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें डिले वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इवन अगर हम एप्लीकेशन करने की बात करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पर भी टाइमली चीज़ें हों। वीजा एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, टिकट, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर काफ़ी पंक्चुअल होते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन के मामले में देखा जाए तो लगभग लगभग जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज होती हैं उसमें से जापान का नाम नंबर जरूर आता है, क्योंकि जापान डिसिप्लिन में बहुत आगे हैं, तभी वो बहुत आगे ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं, इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर और स्कोप हो सकता है। अभी मैं पहले उसके बारे में बात करूं जो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया। दोस्तों, रिक्वायरमेंट जो है अभी इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए है, जिसमें से मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। एज की बात करूं तो एज अप टू 40 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये अलग बात है। क्लाइंट इंटरव्यू करने पर कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि वो अंडर 30 लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट पोटेंशियल है, एक्सपीरियंस अच्छा है, अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, एक वर्किंग वीडियो रहेगा, तो मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद है कि वो अप टू 40 ईयर्स तक के लोगों को भी ले सकते हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में हमारा मार्च 2022 में उन 49 ईयर ओल्ड कैंडिडेट का भी वीजा अप्रूव हुआ था। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई लाइक एज लिमिटेशंस कोई नियम है, नियम नहीं है। यहाँ पर तो आपको 60 साल की एज में काम करते लोग मिल जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग, काफ़ी ओल्ड लोग भी वहाँ पर काम करते मिल जाएंगे। मतलब कि वहाँ पर एज का कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि आप पोटेंशियली काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिनली काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कैंडिडेट जो प्रोसेस मिस कहीं पर भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना, पोटेंशियली काम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो हायर करेंगे, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर यही रीजन होता है कि यंग लोगों को जल्दी हायर करते हैं वो लोग। अगर कोई कैंडिडेट है जो अंडर 30 है, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस एक प्रकार से 100% होते हैं कि हो ही जाएगा। हाँ, अगर एज कम होगी, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, सही से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो शायद चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं ना, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं होता इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि उनका पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, नॉलेज कैसा है, जो काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन कितना है, वो सब चीज़ें वो अपने हिसाब से जज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइक वर्कर कैटेगरी के लिए इंटरव्यूज जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वर्कर उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और वहां पर लाइक ऑब्वियसली सुपरवाइजर और भी कई पोजीशंस होते हैं जो वर्कर से डील करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इंटरव्यू कई बार नहीं होते हैं, 50% से ज़्यादा प्रोफाइल में नहीं होते हैं। हाँ, स्किल प्रोफाइल होगी, अच्छी प्रोफाइल होगी तो इंटरव्यू ज़रूर होगा। और उन प्रोफाइल्स के लिए जापानीज आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंडिडेट जो जापानी जानता हो, अच्छी प्रोफाइल में जाना चाहे, वो जा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वर्कर के लिए हैं, जहाँ पर
क्राइटेरिया वाइज देखा जाए तो अप टू 40 इयर्स तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन 43 44 तक के लोग भी एक प्रकार से ऑफिस विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उनका काम करवाने के भी चांसेस होंगे। हालांकि अप टू 40 ईयर तक के लोग तो डेफिनेटली ऑफिस विजिट कर ही सकते हैं। और जब हमारी जो क्लाइंट मीटिंग्स जो बाकी पेंडिंग्स हैं, काफ़ी क्लाइंट से हमें मिलना है, तो उसके बाद में अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के अलावा वहाँ पर और कौन कौन सी जो जॉब्स हैं जहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, खासतौर से देखा जाए तो केयर टेकर की रिक्वायरमेंट है। केयर टेकर के लिए रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ पर रिस्पांस अच्छा मिलने के चांसेस हैं। आने वाले कुछ समय के बाद में हमारे पास में केयर टेकर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। हेल्थ केयर के लिए केयर टेकर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके अलावा और भी जो टेक्निकल प्रोफाइल्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होती हैं वो भी रिक्वायरमेंट रहेगी। आईटी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट खासतौर से टेक्निकल फील्ड का ज़्यादा होता है। तो टेक्निकल फील्ड में एक प्रकार से जो स्किल्ड मैन पावर होती है उसकी रिक्वायरमेंट तो होती है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रेजुअली करेंगे। पहले हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर वर्कर लेवल पे वहाँ पर मिस एम्प्लॉयर को अपने कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर आईटी के लिए रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट इमीडिएटली सारी चीज़ों को एक साथ शेयर नहीं कर देते हैं। और यहाँ पर अभी जो रिक्वायरमेंट्स ये मान लीजिए कि वहाँ पर काफ़ी क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज का बैरियर भी होता है, डिसिप्लिन काम करने का तरीका, इसलिए थोड़ा सा स्लो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। प्रोसेस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होगा। सिंगापुर को पैटर्न अगर उदाहरण के रूप में देखे चलें तो वीज़ा का जो पैटर्न है सिर्फ वही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर भी जब टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए, स्किल प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होता है तो पैनल में इंटरव्यू होता है, जूम मीटिंग पर या अन्य जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वीडियो कॉलिंग के, उन पे इंटरव्यू होता है। उसके बाद ही एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है। और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो जैसे सिंगापुर का रिजल्ट 100% है, जापान का भी रिजल्ट भी 100% है। जापान में वीजा रिफ्यूजल्स ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पर अगर कुछ अप्रूवल लेना होता है तो अप्रूवल पहले लिया जाता है, अप्रूवल के बाद तो सीधा वीजा स्टैंपिंग ही होती है। तो कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहता है वो कर सकते हैं। जापान के लिए 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। सबसे पहले एज लिमिट में 44 ईयर तक के लोग भी ट्राई कर सकते हैं। 40 ईयर तक के लोग तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। 40 के ऊपर के लोगों को हमें एक बार प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके, थोड़ा स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट करके या उनके फीडबैक के ऊपर देखते हुए, या फिर एम्प्लॉयर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा किसी न किसी एम्प्लॉयर से हमें चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी इज देयर, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड मैन काफ़ी काम करते हैं और बाहर से भी आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ के लोकल सिटीजन से ही काम करते हैं, बाहर के लोग भी ओल्ड करते हैं काम। तो 40+ भी चांसेस हैं, बट अभी फिलहाल 40 ईयर तक के लोग मेल फीमेल प्रोफाइल के हिसाब से जो लोग भी एलिजिबल होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देखा जाए तो 8 घंटे के हिसाब से जो सैलरी होती है वो बेसिकली 80-90 हज़ार के से लेकर 1,10,000 1,20,000 के आसपास में होती है। लेकिन अगर यही सैलरी देखा जाए तो 9 आवर्स जो 26 दिन होते हैं, 9 घंटे 26 दिन के हिसाब से, तो लगभग ये सैलरी 1,10,000 से ज़्यादा ही बनती है और 1.5 लाख तक या 1,60,000 तक भी जाती है। अलग अलग प्रोफाइल का अलग ये सिर्फ मैं वर्कर प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। मैं जो वर्कर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें तो मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर जापान जाता है तो ₹1,00,000 से कम तो नहीं कमाएगा। दैट इज मिस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि पहला प्रोजेक्ट है तो हम इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सैलरी स्लैब वगैरह देखा हम लोगों ने और जो डिस्कस किया उसके हिसाब से जो चीज़ें आई, हमने रेफरेंस के ऊपर कुछ पूछा भी कि पुराने लोग हैं उनकी सैलरी कितनी हो सकती है, लगभग कितना अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो लोग 1.5 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है हमें एक ऐसा फिगर लेना होगा जो हमें मैक्सिमम लोगों को अप्लाई हो सकता है। तो ₹1,00,000 से ऊपर की सैलरी डेफिनेटली वहाँ पर पड़ सकती है। डेफिनेटली मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ₹1,00,000 से ऊपर की सैलरी 1,00,000 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर, ओटी के ऊपर, काम करने के ऊपर, काम के पोटेंशियल के ऊपर, आप किस प्रोफाइल में पहले काम करते थे, आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, इन सब के ऊपर भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी ये सबसे बड़ा अपडेट रहता है कि सैलरी जो है ना वो 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में लगभग है, प्लस माइनस हो सकती है। और ऑब्वियसली जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सैलरी कंफर्म होती है। सैलरी के लिए कोई भी चीज़ें होती हैं वो एम्प्लॉयर जब आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, अगर उसको इंटरव्यू की नीड लगी तो इंटरव्यू लेगा, उसके बाद फाइनल करेगा और जो सैलरी फाइनल हो जाती है दैट इज फाइनल।
मतलब कि सैलरी कितनी भी हो, लेकिन आपने जो एम्प्लॉयर से कंफर्म किया वो सैलरी आपको पक्का मिलने वाली है। सैलरी अगर स्टैंडर्ड मिनिमम सैलरी कम है तो भी चलेगा, ज़्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट ये कि आपको एम्प्लॉयर ने जो भी सैलरी कंफर्म करके दी है वो सैलरी आपको पक्का मिलने वाली है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि यहाँ पर कई लोग इस चीज़ में ये शायद सोच सकते हैं कि अगर इसमें ऐसा है वैसा है, कम सैलरी ज़्यादा सैलरी, तो यहाँ पर लाख रुपए से 1.5 लाख की सैलरी वर्कर के लिए अगर मिलती हो ना, तो शायद इससे अच्छा ऑफर और कहीं नहीं मिल सकता है। सिंगापुर में सैलरी वाइज थोड़ा सा कम रहता है वर्कर लेवल के लिए, स्किल्ड प्रोफाइल में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और सिंगापुर का रिजल्ट है, वैसे यहाँ का भी रिजल्ट काफ़ी शानदार है, रिफ्यूजल्स ना के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं पहले से असेस हो जाती हैं, चेक हो जाती हैं। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट और क्या है कि एक तो स्टैंपिंग वीज़ा है, 3 से 5 साल का वीज़ा है, और इसके अलावा इसमें स्टैंपिंग वीज़ा का रेशियो काफ़ी शानदार है। यूरोप में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी डॉक्यूमेंट की वजह से कई बार वीज़ा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट वीजा के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट पीसीसी मतलब कि अपने नियरेस्ट पुलिस थाने से, एसपी ऑफिस से भी अगर पीसीसी निकलवा के देते हैं तो भी उनको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि हमें कोई डॉक्यूमेंट्री पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर है, इसलिए ये सिंपल रिक्वायरमेंट है। बाकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जहां पर आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी प्रोफाइल का वेटेज दिखाना पड़े, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जापान में जो भी और अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं नर्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, या फिर केयरटेकर जो बताया उसके लिए, हाउसमेट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, वो भी हम आपको इसके आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। कुछ फूड इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट होती है, होटल लाइन की रिक्वायरमेंट, जैसे किचन हेल्पर, डिश वॉशर की रिक्वायरमेंट, वेटर की रिक्वायरमेंट। सिंगापुर में तो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम आती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर कोटा कम रहता है, लेकिन जापान का कोटा काफ़ी होता है। जापान में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी होती है, और ऑब्वियसली अगर होटल लाइन की जॉब है, रेस्टोरेंट की जॉब है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चाहे क्लीनर्स हो, हाउसकीपिंग हो या डिश वॉशिंग हो, सभी में एक प्रकार से सैलरी वर्कर की तुलना में अच्छी होती है। और होटल लाइन की जॉब में मैक्सिमम पार्ट ऐसा होता है कि जो ड्यूटी मिल है कंपनी की तरफ से मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट पर, फैक्ट्री के अंदर कोई जॉब होती है तो वहाँ पर कंपनी की तरफ से कई बार ड्यूटी मिलने के चांसेस होते हैं, और यूनिफॉर्म जरूर देते हैं वो लोग, यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भी जापान के लिए प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं। पहले R&D करें, क्वेश्चंस करें, हमारी टीम से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कैंडिडेट अगर जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वायरी से पहले क्वायरीज कीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा एक बार ऑफिस विजिट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप दूर से हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्वायरीज हमेशा दी जाती हैं, क्वायरीज का समाधान हमेशा मिलता है। कभी भी किसी भी टाइम पर, जैसे खासतौर से लाइव सेशन में क्वायरीज करें, बिल्कुल कर सकते हैं। रिलेवेंट क्वायरीज होना चाहिए। और जापान एक ऐसा सेगमेंट ओपन होने वाला है, हमारे यहाँ पर हो चुका है, जो कि सिंगापुर जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रकार से देखा जाए रिजल्ट ओरिएंटेड सोर्स ऑफ जॉब बनने वाला है हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्लान करना चाहते हैं एक अच्छी कंट्री में जहाँ पर रिस्क कम हो, तो सिंगापुर, जापान एक प्रकार से काफ़ी कम रिस्क वाली कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा का रेशो काफ़ी अच्छा है, सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, स्टैंपिंग वीज़ा रहता है, 3 से 5 साल का वीज़ा होता है, और इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई किसी स्टेट का कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये रिक्वायरमेंट्स अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।